हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग। इंग्लिश में इसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली हमें पढ़ना होगा कि स्वास्थ्य किसे कहा जाता है और रोग किसे कहा जाता है और कौन कौन से डिजीज जो होती हैं ह्यूमन बॉडी में होती हैं उनके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हेल्थ, या हिंदी में जिसे स्वास्थ्य कहा जाता है। अगर हेल्थ की डिफिनेशन देखें हम, यदि कोई व्यक्ति रोग मुक्त है, रोग मुक्त मीन्स फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से मुक्त है या पैथोजन से मुक्त है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अदर पैथोजन से क्या है, फ्री है, तो उसे हम हेल्दी व्यक्ति बोलते हैं या फिर स्वास्थ्य व्यक्ति कह सकते हैं। लेकिन WHO के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फिजिकली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यानी कि मेंटली अगर स्वस्थ है तो उसे हम स्वास्थ्य व्यक्ति कहते हैं या हेल्दी ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिफिनेशन लिखी है कि यदि कोई व्यक्ति रोग मुक्त है और स्वस्थ है तो इसकी स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य या हेल्थ कहा जाता है, यानी कि द ऑर्गेनिज्म विच इज फ्री फ्रॉम डिजीज। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वह व्यक्ति स्वास्थ्य माना जाता है। स्वास्थ्य होने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। हम लोग को जो ब्लड है उसमें सेल्स पाई जाती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, जो कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हेल्दी है तो उसका जो ब्लड होना चाहिए प्योर होना चाहिए। प्योर मीन्स इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। ब्लड प्योर मीन्स होता है इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, ब्लड किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और हम जानते हैं कि लीवर जो होता है उससे पित्रस निकलता है, यानी कि बाइल जूस निकलता है। ये पित्रस जो होता है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन या डाइजेशन या पाचन तंत्र में क्या करता है, मदद करता है। इस पित्रस का स्त्रावण या सिक्रीशन प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, तभी व्यक्ति जो होगा वह डिजीज फ्री माना जाएगा। हम जानते हैं कि लीवर जो होता है कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है इंटरनल, जो कि मोर देन 500 फंक्शन जो होता है परफॉर्म करता है इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 500 से भी अधिक कार्य करता है, और इसी लीवर के कारण ही बॉडी जो होती है प्रॉपर अमाउंट में ऊर्जा प्रदान इसी लीवर से ही होती है। तो लीवर में जो पित्रस का स्त्रावण है वह प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। अगर ये सभी कंडीशन हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर तो व्यक्ति जो होता है वह स्वास्थ्य माना जाएगा या हेल्दी ऑर्गेनिज्म माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि स्वास्थ्य होने की जो स्थिति होती है, रक्त कैसा होना चाहिए, प्योर या शुद्ध रक्त होना चाहिए। एक प्रकार का सहजीव ऊतक होता है जो कि बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा है पित्रस यानी कि बाइल जूस, जो कि लीवर के द्वारा रिलीज होता है। इसका स्त्रावण जो है प्रॉपर अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके आंतरिक अंग अगर जो है पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को हम स्वास्थ्य या हेल्दी ऑर्गेनिज्म मानते हैं। हम जानते हैं कि लीवर, किडनी, हार्ट और अदर जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी में प्ले करते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनका प्रॉपर अमाउंट में कार्य करना चाहिए। अगर ये कार्य कर रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में तो हम ऑर्गेनिज्म को स्वास्थ्य व्यक्ति बोलते हैं, ये हेल्दी ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन है रोग। रोग मीन्स डिजीज। अब डिजीज की डिफिनेशन कैसे हो सकती है? अब डिजीज की डिफिनेशन मान लीजिए, रोग यानी कि मान लीजिए हमारी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में कोई बाहरी पदार्थ आए और अटैक कर दे जिससे हमारी बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं वो डिसबैलेंस हो जाए, असामान्य हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में पैथोजन आ गए। पैथोजन यानी कि बीमारी फैलाने वाले रोगवाहक को हम पैथोजन कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोअल जैसे कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया करता है। अगर ये हमारी बॉडी पर अटैक कर रहे हैं और हमारी बॉडी में डिसबैलेंस हो रहा तो हम बोलेंगे कि व्यक्ति जो है वह क्या हो गया, डिजीज़ उस व्यक्ति में हो गई है या उसको रोग हो गया है। इसके अलावा बॉडी हम जानते हैं कि वह न्यूट्रिएंट से मिलकर बनी होती है, और प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अगर डाइट में नहीं होते हैं तो बॉडी जो होती है वह बीमार मानी जाती है, डिसबैलेंस मानी जाती है। न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन जो कि इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ
एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल। कार्बोहाइड्रेट जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा विटामिन, फैट और मिनरल्स, इनसे हमारी बॉडी बनी होती है। अगर किसी भी चीज़ की कमी पड़ जाए हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी जो है वह न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण डिजीज इसमें बॉडी में हो जाता है, या कमज़ोर हो जाता है शरीर। कमज़ोर शरीर अगर होगा या पैथोजन बॉडी में अटैक करेंगे, तो हम मानेंगे कि वह व्यक्ति जो है वह डिजीज़ हो गया है उसके, या रोग व्यक्ति माना जाएगा, रोगी व्यक्ति माना जाएगा। तो हमने बताया कि रोग के लिए जो परिभाषा है, शरीर में किसी भी बाहरी पदार्थ का प्रवेश करना, जिससे शरीर के किसी भाग में असामान्य आ जाना, असामान्यता आ जाना, डिसबैलेंस आ जाना, जैसे कि पैथोजन अटैक करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, या बीमारी रोगवाहक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ के कारण भी हो सकती है। या शरीर में पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की कमी के कारण भी हो सकती है। तो पैथोजन और बाहर से जो हमें पोषक तत्व मिलने, अगर उनकी कमी हो रही है या पैथोजन हमारे पे अटैक कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि जो व्यक्ति है वह रोगी हो गए, या फिर उसमें डिजीज़ हो गई है। तो इस प्रकार डिजीज़ की परिभाषा होती है। अब हम रोग का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्वास्थ्य की परिभाषा, रोग की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि रोग को कितने क्लासों में डिवाइड किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। डिजीज़ को जो है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन यानी कि अवधि, टाइम के आधार पर बीमारी को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले होती है कम अवधि के रोग और अधिक अवधि के रोग। कम यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज़, लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज़। शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज़ में हम लोग के अंदर जब बॉडी में पैथोजन या बैक्टीरिया, वायरस अटैक करते हैं, तो उसके लक्षण जो है तुरंत ही दिखते हैं। ऐसी बीमारी को हम कम अवधि के रोग कहते हैं, जैसे कि जुखाम जो कि कॉमन कोल्ड वायरस जो कि है उसके द्वारा होता है, खांसी हो गया। तो ये जो है कम अवधि के रोग होते हैं, जिसके लक्षण जो है बॉडी में तुरंत ही दिखते हैं, तो ऐसे रोग को हम कम अवधि के रोग कहते हैं। दूसरा है अधिक अवधि के रोग। इस रोग में जो है लक्षण जो है लंबे समय के बाद दिखते हैं, जैसे कि टीबी हो गया, जो कि ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होती है। इस प्रकार ये क्लासिफिकेशन हो गया है। दूसरा क्लासिफिकेशन भी है डिजीज का, जैसे कि हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रीड, फैलने के आधार पर बीमारियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, यानी कि इन्फेक्टियस डिजीज और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। संक्रामक रोग क्या होता है? ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू, कॉलरा, या हम बोल सकते हैं जितनी भी वायरल डिजीज होती हैं वो एक दूसरे व्यक्ति से फैलती हैं। जितनी वायरल डिजीज हो गई, जैसे कि निमोनिया हो गया, तो ये सभी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं डिजीज। ऐसी डिजीज को हम संक्रामक डिजीज या इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा लिखी है कि संक्रामक बीमारी जो होती है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है आसानी से, जैसे कि टाइफाइड हो गया, जुखाम हो गया, खांसी हो गई। दूसरा असंक्रामक रोग, इसे इंग्लिश में नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कहा जाता है। एक ऐसा रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता है। असंक्रामक रोग के जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं, असंक्रामक रोग के जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कैंसर, एलर्जी, डायबिटीज। तो ये जो है असंक्रामक रोग या नॉन इन्फेक्टेड डिजीज है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। अभी तक हमने हेल्थ, डिजीज और क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज पढ़ा है। अब इसके बाद हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज के पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मीन्स होता है इट इज स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। बीमारी फैलने के कारण के अध्ययन को हम ईटियोलॉजी कहते हैं। दूसरा है एपिडेमियोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ स्प्रीड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। किस प्रकार बीमारी फैली है, उसको कंट्रोल किस प्रकार किया जाए, इसकी स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है इसके बाद वो है एड्स। अब हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो डिजीज़ है जो कि वायरस के द्वारा होती है वो है एड्स।
एड्स का जो पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस। एक्वायर्ड मीन्स होती है जो प्राप्त हुई इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी में, जो पहले से मौजूद इम्यून सिस्टम है, ये प्रतिरोधक क्षमता है। प्रतिरोधक क्षमता मीन्स होता है रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है इस बीमारी में। तो इस बीमारी में जो है हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वह कम पड़ जाती है, जिससे हम लोग आसानी से हमारे बॉडी में पैथोजन बैक्टीरिया वायरस अटैक करते हैं और हमारे आंतरिक अंगों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो एड्स का जो मुख्य कारण होता है, इसका कॉज अगर देखें, हम कारण देखें तो HIV के कारण ही क्या होता है, एड्स होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस ये सप्रेसिव वायरस होता है। हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल या रोकने वाला जो वायरस होता है वो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसमें जो वायरस है वो है रेट्रो वायरस। अगर हम देखें कि रेट्रो वायरस के कारण ही क्या होता है, एड्स होता है, या HIV के कारण क्या होता है, एड्स होता है। और इस वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, वह सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। अगर इस वायरस के हम इफेक्ट देखें बॉडी में, तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में WBC पाई जाती हैं, और इस WBC को शरीर का रक्षक गार्ड या बॉडी गार्ड कहा जाता है। ये बॉडी गार्ड जो WBC होती हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट होते हैं। इसमें कुछ पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट में जो है दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाती है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली जो क्षमता होती है वो उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये T लिम्फोसाइट बनाती हैं और B लिम्फोसाइट बनाती हैं। जो T लिम्फोसाइट होती हैं, इनका मुख्य काम होता है कैंसर की सेल को मारना, HIV के अटैक से हमको बचाना, और अन्य बीमारियों पैथोजन के अटैक्स हो, बीमारियों यानी कि बैक्टीरिया वायरस से बचाने का काम इसी T लिम्फोसाइट का होता है। लेकिन जो HIV का वायरस होता है वह T लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होता है उनको प्रभावित कर देता है, यानी उनको बनने से क्या करता है, रोकता है। T सेल ना बनने के कारण हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन पाती हैं। एंटीबॉडी क्या होती हैं, जब हम लोग के शरीर में कोई भी पदार्थ बाहरी अटैक करता है उसको हम एंटीजन कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इसको बोलते हैं हम एंटीजन। एंटीजन के अगेंस्ट हमारे शरीर में, इसके विपरीत हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती हैं जो कि एंटीजन को, बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करती हैं। लेकिन जो HIV वायरस होता है वह एंटीबॉडी को ही समाप्त कर देता है, जिससे हमारे शरीर में एंटीजन जो होते हैं आसानी से क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, अटैक कर देते हैं, जिससे हम लोग के शरीर में बीमारी फैल जाती है। और हम लोग के शरीर में एंटीबॉडी ना बनने के कारण जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वह कम हो जाती है। तो बेसिकली एड्स में जो होता है हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वह कमज़ोर हो जाता है, और जिसका मुख्य कारण होता है HIV का वायरस जो कि है रेट्रो वायरस। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है डिफिनेशन में कि यह बीमारी HIV द्वारा होती है, और वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो सप्रेसिव वायरस, जो कि वायरस है रेट्रो वायरस के द्वारा होती है। अगर इसका इफेक्ट देखें, इसका प्रभाव देखिए, तो यह WBC से बनी हुई T कोशिकाओं को प्रभावित करता है। T कोशिकाएं हमारे शरीर में लिम्फोसाइट या एंटीबॉडी बनाती हैं, जो कि वायरस हमारे शरीर में जब अटैक करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनसे क्या करता है, बचाने का काम करता है। परंतु HIV वायरस T कोशिकाओं को समाप्त कर देता है, जिससे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो इस बीमारी में जो होता है वीक होने के कारण इम्यून सिस्टम, अन्य जो पार्ट होते हैं, अंग होते हैं हमारे शरीर के, वो भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए वायरस का, HIV वायरस का, तो इसमें जो होता है किनारे जो होती हैं सराउंडेड होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन से सराउंडेड होता है। यही ग्लाइकोप्रोटीन बॉडी में क्या करती हैं, इंटर करती हैं सबसे पहले, और इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं हमारे DNA का उपयोग करके अपने DNA का, अपने RNA का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। किस प्रकार ये होते लाइफ साइकिल इनकी चलती है उसको भी देख लेते हैं। जब हमारे बॉडी में ये अटैक करते हैं तो हम लोग की बॉडी में क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर DNA पाया जाता है। तो DNA से जो होता है RNA बनता है। लेकिन ये जो होते हैं, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम जो होते हैं उनका उपयोग ये करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम का उपयोग करके ये
आरएनए या डीएनए बना देते हैं, यानी कि हम अपने आरएनए से जो होते हैं हमारे डीएनए बना लेते हैं, यानी कि अपोजिट का काम करते हैं ये। इस प्रकार हमारे जेनेटिक मटेरियल का उपयोग करके अपने लाइफ साइकिल हमारी बॉडी में कंप्लीट करते हैं और हमारी इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमज़ोर करते जाते हैं। तो हमने एड्स के बारे में पढ़ा। और दूसरा हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है जिसका नाम है टीकाकरण या वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन या टीकाकरण किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम में। टीकाकरण या वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में जो होता है वैक्सीन लगाई जाती है बॉडी में, जिससे हम लोग की बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। अगर टीकाकरण को समझने की कोशिश किया जाए तो स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो हमें पता होना चाहिए कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन जो होती है वह, उसका निर्माण जो है सूक्ष्म जीवों से किया जाता है। ये सूक्ष्म जीवों के किसी भी पार्ट, मान लीजिए बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वह डीएनए आरएनए होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो मान लीजिए डीएनए इसमें है और प्रोटीन है, तो वैक्सीन बनाने के लिए एक ऐसा पदार्थ वैक्सीन है जो कि बैक्टीरिया के या सूक्ष्म जीवों के किसी भी भाग का यूज किया जाता है, जैसे कि डीएनए प्रोटीन। इस भाग का उपयोग करके वैक्सीन बनाई जाती है। इस वैक्सीन को हमारे शरीर में जब इंजेक्शन के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया जाता है, लगाया जाता है, तो हम लोग की बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, ये पहले से मौजूद जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और पहले से मौजूद इम्यून सिस्टम को हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी जैसे ही हमारी बॉडी में बढ़ती है, या इनेट इम्यूनिटी जो होती है वह दूसरी इम्यूनिटी को क्या करती है, बढ़ा देती है, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। या फिर हम इसे एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, यानी कि हमें प्राप्त हुई इम्यूनिटी है। किससे प्राप्त हुई है, जो हमारी बॉडी में पहले से इम्यूनिटी है उसको एक्टिवेट किया गया, उसको सक्रिय किया गया। किसके द्वारा, जो बाहर से वैक्सीन लगाई गई या बाहर से जो पैथोजन के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है उसको जब लगाया गया, तो इनेट इम्यूनिटी जो है एक्टिवेट कर दिया, किसको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बढ़ा दिया। जैसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाती है हमारे शरीर में, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मुख्य काम होता है एक्टिवेट करना, किसको, सक्रिय कर देती है, या किसको, या सक्रिय कर देती है, एंटीबॉडी को बना देती है। जैसे हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती हैं, हम जानते हैं एंटीबॉडी अगर बन जाए या बढ़ जाए तो हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन या बैक्टीरिया वायरस अटैक नहीं कर सकता है, या अटैक भी कर दिया उसको क्या करेगी, समाप्त कर देगी। तो बैक्टीरिया वायरस को समाप्त कर देती है, जिससे हम रोग से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं या डिजीज़ फ्री हो जाते हैं। इस प्रकार वैक्सीनेशन का मुख्य काम होता है। स्ट्रक्चर में जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे कि वैक्सीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि सूक्ष्म जैसे कि बैक्टीरिया वायरस के किसी भी भाग का यूज किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन डीएनए का यूज किया जाता है। और इसके माध्यम से जब वैक्सीन बनाई जाती है तो इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी में जब लगाया जाता है, तो हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वह बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैकेनिज्म में दिखाया गया इधर क्षमता जब बढ़ जाती है तो वैक्सीन का क्रियाविधि देखें किस प्रकार वैक्सीन काम करती है। तो सबसे पहले किसी भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव का किसी भी भाग का यूज करेंगे, जैसे कि डीएनए प्रोटीन का यूज करेंगे, और उससे वैक्सीन जब बनाई जाती है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, लगाया जाता है ह्यूमन के अंदर। जब लगाया जाता है तो हमारे शरीर में जो पहले से मौजूद प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे हम इनीट इम्यूनिटी कहते हैं, वह बढ़ जाती है। यह इम्यूनिटी जैसे हमारी बॉडी में बढ़ती है, या जो इम्यूनिटी होती है वह दूसरी इम्यूनिटी को क्या करती है, बढ़ा देती है, जिसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। यह इम्यूनिटी जो होती है हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाती है, जिसके अंदर वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की क्या होती है, क्षमता होती है। और यह एंटीबॉडी हमें जो होती है शरीर में, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक जो एजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वायरस हो गया, इनसे हमें क्या करती, बचाती है। इसके कारण हम क्या करते हैं, रोग से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम मैकेनिज्म देख चुके किस प्रकार वैक्सीन काम करती है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन या वैक्सीन के प्रकार। वैक्सीन जो होती है मेनली 3 प्रकार की होती है, प्रथम पीढ़ी की वैक्सीन, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी की वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन होती हैं। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन किसे कहा जाता है, ऐसी वैक्सीन जो कि पैथोजन यानी बीमारी फैलाने वाले वाहक या कारक को क्या कर दे, समाप्त कर दे या उसको कमज़ोर कर दे, उसे हम फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। जैसे कि पोलियो की वैक्सीन है जो कि ओरल के फॉर्म में यानी कि ड्रॉप के फॉर्म में पिलाई जाती है, इंजेक्शन के माध्यम से बीसीजी टीके लगाए जाते हैं। अगर ओरल की फॉर्म पिलाई जाए तो यह
पैथोजन को क्या करेगी, वीक कर देगी। अगर इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाए तो ये पैथोजन को मार देगी। तो ऐसी वैक्सीन को हम फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। दूसरी होती है सेकंड जनरेशन वैक्सीन। सेकंड जनरेशन वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती है जो कि बायोटेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होती है वह हमारे जब लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है वायरस का, उससे बचाने का काम जो होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का होता है। तो एज जो सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन होती है वह जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती हैं। तीसरा थर्ड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो होती है वह केमिकल का यूज करके आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा लैब में बनाई जाती हैं, जैसे कि कॉलरा की वैक्सीन हो गई, टिटनेस की वैक्सीन हो गई। ये सभी वैक्सीन जो होती है उनको जो है केमिकल का यूज करके बनाया जाता है। और जैसे कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जैसे चेचक की वैक्सीन हो गई। वैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक सर्वप्रथम थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण किया, इसीलिए वैक्सीन का जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। या फिर प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनाइजेशन जो है, इम्यूनोलॉजी के जनक भी कह सकते हैं हम लोग एडवर्ड जेनर को। तो यहाँ पर हम इसके प्रकार देखेंगे दूसरे पेज में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट जनरेशन जो वैक्सीन होती है वह रोग कारक को या बैक्टीरिया वायरस को कमज़ोर कर देती है, मार देती हैं। जैसे कि पोलियो ड्रॉप की वैक्सीन है जो कि पैथोजन को क्या करेगी, कमज़ोर कर देगी। और जो डेथ कर देती है पैथोजन की वो है पोलियो वैक्सीन, यानी बीसीजी के जो टीके होते हैं लगाए जाते हैं। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जो होती है जैव प्रौद्योगिकी या फिर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो कि लीवर के डिजीज से बचाती है। तीसरी वैक्सीन है थर्ड जनरेशन की, जो कि कृत्रिम विधि द्वारा फैक्ट्रियों में केमिकल का यूज करके बनाई जाती है, जो कि स्मॉल पॉक्स चेचक की वैक्सीन है। कॉलरा टिटनेस की वैक्सीन है जो कि सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर जी ने खोजा था। इस प्रकार वैक्सीन हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सेकंड जो हमारी डिजीज़ है, मान लीजिए टाइफाइड है। टाइफाइड एक प्रकार का संक्रामक रोग है, इन्फेक्टियस डिजीज़ है। संक्रामक रोग ऐसे रोग को कहा जाता है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कांटेक्ट या टच के कारण फैलता है। ऐसे रोग को हम संक्रामक रोग कहते हैं। यह रोग जो होता है इसे हम आंत का बुखार या इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं, क्योंकि यह लार्ज इंटेस्टाइन को सबसे पहले प्रभावित कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देता है। रोगवाहक देखें यानी कि बीमारी फैलाने वाले कारक को अगर देखें, यह बैक्टीरिया द्वारा होने वाला एक प्रकार का रोग है, जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है। और यह रोग जो होता है हमारे शरीर में जैसे ही अटैक करता है वैसे हमारे शरीर में क्या होता है, बुखार सबसे पहले आता है। अगर रोग के फैलने के कारण देखा जाए तो यह रोग जो होता है संक्रमित भोजन या साफ सफाई न होने के कारण शरीर में अटैक करता है बैक्टीरिया। अगर लक्षण देखा जाए तो सबसे पहले इस लक्षण जो होता है हमारे बॉडी में सबसे पहले बुखार आता है, जो कि 100 डिग्री भी हो सकता है, 99 हो सकता है, या 100 के ऊपर भी हो सकता है। और इसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है। सिर दर्द होता रहता है, इसमें शरीर में दर्द होगा, पाचन तंत्र क्या होगा इसमें कमज़ोर हो जाएगा, और धीरे धीरे ब्लड की क्या होगी, कमी होती जाएगी, आरबीसी की कमी होती जाती है। इस टेस्ट को इस रोग को पता करने के लिए हम एक जांच करते हैं जिसका नाम विडाल टेस्ट या सीबीसी टेस्ट कराया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराया जाता है। इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक दी जाती हैं, क्योंकि अब बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक से ही इसको ठीक किया जा सकता है। एंटीबायोटिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक दें या उसको क्या कर दें, मार दें। एंटीबायोटिक जो होते हैं आर दोज सब्सटेंस विच किल्स और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा है एंटीबायोटिक में, एंटीबायोटिक एग्जाम्पल जो है जैसे कि एमिकासीन हो गया इंजेक्शन, सेफ्ट्रियासोन इंजेक्शन हो गया, और टेबलेट की फॉर्म में जो है एजिथ्रोमाइसिन, सिफेक्सिम हो गया, इनको दिया जाता है। इसके अलावा पैरासीटामॉल भी दिया जाता है जो कि 500 या 650 mg दिया जाता है बुखार को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी इन्फेक्टियस डिजीज़ है वो है निमोनिया। निमोनिया भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है, लेकिन यह भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बट डिफरेंस यह है कि यह फेफड़े के संक्रामक रोग है, क्योंकि फेफड़े में ये म्यूकस भर जाता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। तो निमोनिया जो रोग होता है वह फेफड़े का रोग है। इसका रोग वाहक अगर देखा जाए पैथोजन, तो रोग जो होता है वह डिप्लोकोकस निमोनी या स्टेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। रोग के कारण देखा जाए तो ये वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है, जो प्रदूषित वायु होती है उसके कारण यह रोग जो होता है बैक्टीरिया हमारी बॉडी में
अटैक करते हैं। इसके अगर लक्षण देखा जाए कि सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, इसमें भी क्या होता है, बुखार होता है, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी होगी, फेफड़े में म्यूकस भर जाता है जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, धीरे धीरे अस्थमा की बीमारी भी बन सकती है। तो इसकी जांच के लिए भी क्या करते हैं हम, सीबीसी टेस्ट या ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिससे हमें इस बीमारी का पता आराम से चल जाएगा। और ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज होने के कारण इसमें भी एंटीबायोटिक दिया जाता है, जो कि बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं जो कि इसमें दी जाती हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। एंटीबायोटिक से इसको कंट्रोल किया जा सकता है।